तो क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चौक बोर्ड पे। मैं शगुन आपकी केमिस्ट्री मेंटर आज लेके आई हूँ क्लास 11th का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर 3। ठीक है, इसके पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने इसके बेसिक टॉपिक्स एंड कुछ मॉडल्स डिस्कस किए थे। ठीक है बच्चों, वो दोनों लेक्चर्स आप जाके देख के आओ, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन 2 लेक्चर्स में हमारा एटम का बेसिक्स चीजें डिस्कस की गई हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग वो 2 लेक्चर्स में जितने भी टॉपिक्स कवर हो गए उसके आगे के टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक है हमारा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हमें क्या पढ़ना है? वेव नेचर पढ़ना है। किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा है। पहला पॉइंट, दे आर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो हमारा किस फॉर्म में होता है? वेव्स की फॉर्म में होता है। ठीक है बच्चों, एंड आर एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और वो एसोसिएटेड किससे होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको समझाती हूँ। ये फिगर देखो, ठीक है, ये जो हमारे पास वाई एक्सिस है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ठीक है बच्चों, ये हमारा जेड एक्सिस है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा इस एक्स और वाई एक्सिस से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है। किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। और एक्स एक्सिस जो हमारा डायरेक्शन है उसे हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखना। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, पहली चीज तो वो लोग परपेंडिकुलरली मूव करते हैं। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। ठीक है, पहले पॉइंट में बस इतना ही लिखा था और यही हमारा वेव नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ठीक है, और दूसरी चीज बच्चों कि इन्हें कोई भी मीडियम का रिक्वायर नहीं होता है। डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ठीक है, ये ट्रेवल कर सकता है वैक्यूम में। इतनी चीजें बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। यही हमारा कहलाता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारा पहला आता है वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ। अब ये क्रस्ट एंड ट्रफ क्या होता है बच्चों, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक फिगर बना लेती हूँ। तो देखो बच्चों, ये हमारा फिगर है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है ये मैं समझाने हूँ। तो ये हमारा है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का एक डायग्राम, जिसमें कि हमारा वेव्स जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, तो जो हमारा ऊपर साइड के वेव्स होते हैं वो हमारे क्रस्ट होते हैं और नीचे साइड के जो वेव्स होते हैं वो हमारे ट्रफ होते हैं। तो वेवलेंथ क्या होता है? अब देखो, आपको क्रस्ट और ट्रफ मतलब समझ में आ गया। ठीक है, ऊपर वाले वेव्स क्रस्ट और नीचे वाले वेव्स ट्रफ। तो अब हमें वेवलेंथ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ। तो जो हमारा क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जो हमारा डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? लैम्डा, मतलब वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी यूनिट की बात कर ले बच्चों, तो यूनिट हमारा 1 एंगस्ट्रॉम का होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है बच्चों, अब दूसरा हमें क्या देखना है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो जितने भी नंबर ऑफ वेव्स पास करते हैं एक पॉइंट से 1 सेकेंड में, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। उसका यूनिट क्या होता है बच्चों? सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, यूनिट याद रखना। फिर उसके बाद 1 माइक्रो हर्ट्ज क्या होता है? किसके इक्वल होता है? 10⁻6 हर्ट्ज के। ठीक, और 1 किलो हर्ट्ज किसके इक्वल होता है? 10⁻3 हर्ट्ज के। ठीक है बच्चों, ये 2 नहीं है, ये आपका Z है, याद रखना। ठीक, ये हर्ट्ज H Z से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चों, वो भी H Z है दोनों। अब तीसरा हमारा क्या आता है? वेलोसिटी।
वेलोसिटी को हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव पर सेकेंड। तो मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वेव एक पर सेकेंड में, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। अब c इज इक्वल्स टू म्यू इंटू लैम्डा होता है और c इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का आपका वैल्यू होता है। ठीक है बच्चों, याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ये हमारा वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब लास्ट हमारा क्या है, वेव नंबर। वेव नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू डैश से, जो कि क्या होता है, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। ठीक है बच्चों, अब म्यू डैश इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा होता है। ये चीज याद रखना बच्चों, ये आपका फॉर्मूला है जो कि आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे। ठीक, यूनिट क्या है हमारा, मीटर इनवर्स। ठीक, इतना समझ में आ गया बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी के टर्म में अरेंज करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है। इसमें हमारा आता है कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे और माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद विजिबल रे के रीजन में हमारा आता है बच्चों क्या, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर मतलब क्या होता है बच्चों, वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ठीक है, इसका हमारा रेंज कितना होता है बच्चों, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। ठीक है, ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है। इतना समझ में आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम शॉर्ट वे में बोलोगे, अगर उसका डेफिनेशन देना होगा तो यही देना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अरेंज किया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में, तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, और विजिबल रे के अंदर हमारा आता है विबग्योर। विबग्योर का मैंने पूरा आपको बता दिया। इसका मतलब क्या है बच्चों, अब मुझे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, मान लो अगर मैं पूछूं कि विबग्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ, आई मीन सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, तो आप क्या बताओगे, वॉयलेट का। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें हमें दो चीजें समझनी है। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, हमें सबसे पहले ये समझना होगा बच्चों। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, आइडियल बॉडी दैट इमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, उसे हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है बच्चों, तो जो भी अगर कोई आइडियल बॉडी है जो कि इमिट भी कर रहा है और ऑब्जॉर्ब भी कर ले रहा है सारे फ्रीक्वेंसीज को, उसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। और जो रेडिएशन इमिटेड है उसे हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है बच्चों, तो यही था हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। ठीक है बच्चों, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, उन्होंने ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया था। ठीक है, और अब ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहता क्या है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है बच्चों, molecules and atoms emit or absorb energy in form of discrete packet of energy। तो बच्चों देखो, जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं जो इमिट करते हैं और ऑब्जॉर्ब भी करते हैं एनर्जी, किस फॉर्म में, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी में। मतलब मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, एक चीज देखो, यहाँ पे ब्लैक बॉडी है। ठीक है, अब एनर्जी वो एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी में, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी में। क्यों, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए वो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है हमारे, वो इमिट और अब्सॉर्ब करते हैं एनर्जी किस फॉर्म में, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी में। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते क्या है, क्वांटम, और प्लूरल इसका क्या होता है, क्वांटा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का ये एक लौता फॉर्मूला है। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू
एच म्यू होता है। एच हमारा क्या है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब इसके आगे मैं एक चीज आपको बताऊं। अब मान लो जो हमारा स्पीड होता है, स्पीड किसके इक्वल होता है बच्चों, म्यू लैम्डा के, राइट, म्यू लैम्डा के इक्वल होता है हमारा स्पीड। ठीक है, तो अब हमारा एनर्जी इक्वल टू क्या बनेगा, बताओ फटाफट। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बनता है। तो ये दो फॉर्मूला थोड़ा माइंड में रखना, ताकि जब आप क्वेश्चंस लगाओ तो ये दो फॉर्मूले आपको हेल्प कर पाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा आइंस्टाइन साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, उन्होंने इसमें क्या किया था, क्वांटम की जगह फोटोन वर्ड यूज किया था। ठीक है बच्चों, इसमें उन्होंने क्या बताया कि जो लाइट रेज होते हैं वो जब मेटल सरफेस पे हिट करते हैं, ठीक है, मेटल सरफेस कोई भी हो सकता है, आपका पोटेशियम हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन जो इमिट करते हैं इसी को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं, phenomenon of ejection of electron when certain metal, potassium, rubidium, etc. are exposed to be an of light having certain minimum frequency। ठीक है, तो जो लाइट रेज मेटल प्लेट पे हिट कर रहे हैं उनका जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, फ्रीक्वेंसी उनका मिनिमम होना चाहिए। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं भाई क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग ये कहते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं बच्चों, ये बताओ जरा, किससे डिनोट करते हैं, म्यू नॉट से। ठीक है बच्चों, ये इसका डिनोट करने का साइन है, और ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है हमारा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इतना ही था। इसके आगे भी मैं कुछ आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ और बातें कर लेते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे यही प्यारे से साइंटिस्ट ने दिया था, क्या नाम है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। ये जो हमारा एच म्यू है, एच म्यू हमारा क्या है, फोटोन का एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। फोटोन फ्रीक्वेंसी क्या है, सिर्फ म्यू। यहाँ पे क्या है बच्चों, जो हमारा फोटोन एनर्जी है उसको माइनस किया गया है वर्क फंक्शन से, जो कि है एच म्यू नॉट, वो इक्वल किसके, हाफ एम ई वी स्क्वायर के। तो हाफ एम ई वी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और यहाँ पे v स्क्वायर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, और एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारा। इस फॉर्मूले में एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है ना बच्चों, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिक करके लिख रही हूँ। ठीक है, जो हमारा फोटोन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये ज्यादा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए किसके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। ठीक है बच्चों, इतना याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ इस फॉर्मूले में जो हमारा फोटोन फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी के। ठीक है बच्चों, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहीं तक था, मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हमें देखना है बच्चों क्या, डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल बिहेवियर देखना है। डुअल बिहेवियर क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ये हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन ने समझाया था। कैसे, उन्होंने डुअल नेचर ऑफ लाइट को समझाया। उन्होंने बताया कि लाइट जो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करता है, जो कि क्या होता है, पार्टिकल नेचर का होता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा पार्टिकल नेचर शो करता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद लाइट हमारा इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन भी शो करता है। क्या, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, जो कि क्या होता है, हमारा वेव नेचर का होता है। ठीक है बच्चों,
तो यही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया हमें कि डुअल नेचर ऑफ लाइट होता है। इसी को हम लोग कहते हैं डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब इसके दो बिहेवियर्स होते हैं, कौन से? पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है बच्चों क्या? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब हमें ये जानना है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। ठीक है बच्चों, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सीरीज ऑफ कलर बैंड। ठीक है बच्चों, तो इसको समझाने के लिए मुझे एक चीज आपको बताना होगा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा को समझने के लिए हमें एक प्रिज्म का हेल्प लेना होगा। ये है हमारा प्रिज्म। ठीक है बच्चों, ये इस प्रिज्म में हम जब भी कोई लाइट रेस को डालेंगे तो वो लाइट रेस जब प्रिज्म के दूसरे साइड से रिफ्लेक्ट होगा तो वो 7 कलर्स में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग कहते हैं सीरीज ऑफ कलर बैंड। ठीक है, और वो 7 कलर हमारा रेड कलर से लेके वॉयलेट तक होता है। याद है मैंने आपको बताया था विबग्योर के बारे में, विबग्योर के बारे में बताया था ना बच्चों पिछले ही टॉपिक में। तो विबग्योर ही है ये हमारा। ठीक है, ये 7 कलर शो करता है। कौन कौन से? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। आपको इस डायग्राम में आपको सब दिख रहा है कैसे होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस बैंड ऑफ कलर्स दिखते हैं जब एक प्रिज्म में से लाइट हमारा पास करता है। ठीक है, उसी को हम लोग, जो 7 कलर्स होते हैं उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब ये जान लो कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा हम लोग कहते हैं सीरीज ऑफ कलर बैंड को। ठीक है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं बच्चों? सीरीज ऑफ कलर बैंड को। इतना समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। जो हमारा लाइट स्प्लिट करता है सीरीज ऑफ कलर बैंड में, उसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे के टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। आगे हमारा आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा का ही पार्ट है। 2 पार्ट्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इमिशन स्पेक्ट्रा। इसको पार्ट्स नहीं कहेंगे, इसको टाइप्स कहेंगे। ठीक है, तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा के टाइप्स है। पहला टाइप हमारा क्या है बच्चों? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है? वेव एब्जॉर्ब्ड बाय एन एटम एंड मॉलिक्यूल। जब भी हमारा एटम और मॉलिक्यूल वेव एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, क्या करता है? वेव एब्जॉर्ब करता है, तो उसमें क्या शो होता है बच्चों? डार्क स्पॉट इन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। जो हमारी स्पेक्ट्रा होती है ना, उसमें डार्क स्पॉट्स शो होने लगते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाओ, देखो ध्यान से देखो। जब भी कोई ब्लैक बॉडी कोई कूल गैस से पास करती है, फिर उसमें से जो लाइट हमारा प्रिज्म से पास करेगा वो कुछ इस टाइप का स्पेक्ट्रा बनाएगा, जो कि है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या है बच्चों? देखो लाइट्स के बीच में ब्लैक कलर के डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है? वॉयलेट के बाद जो इंडिगो हमारा कलर है उसके बीच में देखो ये ब्लैक कलर का डार्क स्पॉट दिख रहा है ना बच्चों, यही है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में बस इतना ही। चलो अब हम लोग समझ लेते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है बच्चों। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन emitted by substance that has absorbed energy। तो जो भी हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन होता है वो एमिट किससे करता है? कोई सब्सटेंस से जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब किया रहता है। ठीक है, तो इसका कैसे स्पेक्ट्रम शो होता है बच्चों? ये देख लो, यहाँ पे हमारे पास कोई हॉट डाइल्यूट गैस है, उसमें से जब वो प्रिज्म से लाइट पास होते हैं तो वो प्रिज्म 7 कलर्स में रिफ्लेक्ट करता है। अब वो रिफ्लेक्ट कैसे करता है बच्चों? देखो ये हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम है, जिसमें क्या हो रहा है कि डार्क स्पॉट्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, कलर्स बहुत कम शो हो रहे हैं। देखो यहाँ पे वॉयलेट शो हो रहा है, यहाँ पे इंडिगो बहुत हल्का हल्का, ठीक है, ब्लू, फिर उसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो ये हमारा शो हो रहा है इसमें। इतना समझ में आ गया? ये हमारा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम है, और ये हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम का क्या होता है?
पार्ट होता है, टाइप होता है। इतना समझ में आ गया। ये हमारा था एटॉमिक स्पेक्ट्रम का पूरा चीजें। अब ये जो हमारा लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा है ना, हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक होता है बच्चों, ठीक है। और इसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इसके स्टडी को क्या कहते हैं बच्चों? स्पेक्ट्रोस्कोपी। और लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा से ही हमने ये एलिमेंट्स डिस्कवर किए। कौन कौन से एलिमेंट? रुबेनियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम और स्कैंडियम, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स हमने लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा की हेल्प से ही डिस्कवर किया है बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब इसके आगे हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो वो टॉपिक मैं अगले लेक्चर में लाने वाली हूँ। लेक्चर 4 का आप वेट करो। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है बच्चों, तो इसके कुछ ज्यादा ही लेक्चर्स बन सकते हैं, आई थिंक सो। बट कोई नहीं, मैं 6 लेक्चर तक ये चैप्टर कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, आपको पक्का से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया है तो कमेंट कर दो, यस मैम समझ में आया, ठीक है। और एक और चीज, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, आप अगर चैप्टर के बीच में से कोई न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे बोलो कि मैम मुझे डाउट हो रहा है। कमेंट आप करो, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगी, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलो, कमेंट करो, लाइक करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स से, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।